हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की राजनीति। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वंचित वर्ग और जनजातीय वर्ग से संबंधित मुद्दे। तो वंचित वर्ग और जनजातीय वर्ग से संबंधित मुद्दे में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है जनजातीय समुदाय से संबंधित मुद्दे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जनजातीय समुदाय क्या होता है, फिर उससे संबंधित राजनीतिक से रिलेटेड मुद्दे कौन कौन से हैं और साथ में उसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं या पहल कौन कौन सी है, ये सब इसमें आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनजातीय समुदाय या जनजाति से आप क्या समझते हैं, ये देखते हैं कि जनजाति क्या होती है। तो ऐसे स्वदेशी समुदाय जिन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत किया गया है, जो समाज से पिछड़े हुए हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाता है, और जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा विशेष सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई है। या सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि ऐसे समुदाय या ऐसे जातियाँ जिन्हें समाज से क्या है, जो समाज से पिछड़े हुए हैं या जिन्हें समाज द्वारा जो है बहिष्कृत किया गया है और उनके साथ जो है सामाजिक भेदभाव किया जाता है, और जिन्हें संविधान द्वारा जो है जिन्हें संविधान में विशेष सहायता एवं उपबंध के प्रावधान है, ऐसे जातियों को जो है जनजातीय कहा जाता है। इसका प्रावधान हमें संविधान के अनुच्छेद 366(25) में भी मिलता है। तो 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंदर कुछ हिस्सों या समूह से है जिन्हें संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। तो ये संविधान में 366 सब क्लॉज 25 में ये परिभाषा दी हुई है। हम सीधा अब अपना जो टॉपिक है मेन उस पे आते हैं। जनजातीय से संबंधित प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो जनजातियों से संबंधित प्रमुख मुद्दे हैं सामाजिक समस्याएं कौन सी है उनकी, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी, धार्मिक और अन्य समस्याएं। तो ये देख लेते हैं। तो सामाजिक मुद्दे, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों की अगर हम बात करें तो समाज से अलगाव या समाज की मुख्य धारा से अलगाव है इनका। जातिगत भेदभाव और असमानता है। फिर निरक्षरता या शिक्षण संस्थाओं की कमी दिखेगी। बाल विवाह जैसी समस्या इनमें देखने को मिलती है। जागरूकता की कमी है। ऋणग्रस्तता की स्थिति है। आवास की समस्या या पक्के मकानों का अभाव है। सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता। राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है उसकी कमी है। तो ये सब मुद्दे हो जाएंगे। इसके अलावा आगे है अब आर्थिक मुद्दे। तो आर्थिक मुद्दों में क्या क्या है, तो निर्धनता देखने को मिलती है। ज़्यादातर जनजातीय वर्ग आपको निर्धन वर्ग दिखेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। फिर बेरोजगार है। ऋणग्रस्तता की स्थिति पाई जाती है। भूमि हस्तांतरण की समस्या है। स्थानांतरित कृषि वगैरह करते हैं। कृषि एवं वन उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पाता इनको, जो जंगलों वगैरह से कुछ वन उत्पाद वगैरह जमा करते उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। फिर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे अगर देखें हम तो कुपोषण एवं स्वास्थ्य की समस्या इनमें देखने को मिलती है। विविध रोगों की चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। तो ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों में ज़्यादातर देखो आप तो चिकित्सालय की कमी दिखाई देती है, डॉक्टरों की कमी है, तो चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। फिर स्वच्छता नहीं है, अस्वच्छता है, जिसके कारण ज़्यादातर ये रोग और बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। अंधविश्वास, जादू टोना से इलाज में विश्वास रखते हैं। मादक पदार्थों का सेवन जैसे शराब और गांजा वगैरह ये इनका सेवन ज़्यादा करते हैं। धार्मिक मुद्दे, तो धर्म परिवर्तन, हिंदू से ईसाई धर्मों में अभी परिवर्तन जनजातियों का देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर आपको जनजातीय वर्ग के लोग जो है ईसाई धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं। ये वर्तमान मनोवैज्ञानिक कुंठा, धार्मिक भेदभाव, आपको ये धार्मिक मुद्दे भी उनमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों पर इनका नियंत्रण समाप्त, जैसे वनों पर इनका नियंत्रण जो था अब थोड़ा बहुत उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया है, इनका नियंत्रण कम हो गया है। समायोजन की समस्याएं जो है, वर्तमान समाज से समायोजन नहीं कर पाते।
मानव तस्करी और शोषण के प्रति संवेदनशीलता। ज़्यादातर देखा जाता है कि जनजातीय वर्ग के लोगों का जो है शोषण किया जाता है, उनके बंधुआ मजदूरी वगैरह के द्वारा उनका बहुत शोषण हो रहा है। वेश्यावृत्ति में इनकी जो महिलाएं, जनजातीय महिलाएं आपको वेश्यावृत्ति में लिप्त दिखाई देती है। तो ये सब जो है मुद्दे हमको जनजातीय समुदाय से दिखाई देते हैं। प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल कनेक्टिविटी तक इनकी पहुंच बहुत कम है, सीमित पहुंच है। तो ये जनजातीय समुदाय से संबंधित क्या हो जाएंगे, मुद्दे हो जाएंगे। तो हमने इनको ऐसे बांट दिया है: सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, स्वास्थ्य संबंधी, धार्मिक एवं अन्य मुद्दे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कल्याण हेतु क्या प्रयास किए गए। भाई जनजातियों के कल्याण उपबंध हेतु क्या प्रयास है। तो संवैधानिक एवं विधिक प्रयास, योजनागत प्रयास क्या है, नीतिगत प्रयास क्या है, संस्थागत और अन्य क्या है। तो संवैधानिक उपबंध की बात करें हम तो 342 में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा है, इनको परिभाषित किया गया है। फिर अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 25 में एसटी की परिभाषा है। अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण की व्यवस्था है गवर्नमेंट विभाग में, सरकारी विभागों में। फिर 16(4) में शासकीय सेवाओं में पद निश्चित। फिर 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 330 में लोकसभा में स्थानों का आरक्षण है। 332 में विधानसभा में दोनों के लिए आरक्षण है, एससी और एसटी के लिए। 243 डी में पंचायतों में आरक्षण है और 243 क में नगर पालिका में आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये संवैधानिक उपबंध है जनजातियों के लिए। विधिक उपबंध की बात करें हम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है। एसटी एससी अत्याचार निवारण अधिनियम 1990। पेशा अधिनियम जो है अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको 15 नवंबर 2022 को इसको लागू किया गया है। अनुसूचित जनजातीय परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। इसके अलावा योजनागत उपबंध देखें तो योजनागत कई सारी योजनाएं जो है जनजातियों से संबंधित चलाई जा रही है। जैसे शिक्षा संबंधी अगर बात करें हम तो शंखनाद योजना है, सिविल सेवा हेतु प्रोत्साहन योजना है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना है, आकांक्षा योजना है। तो ये शिक्षा संबंधी हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी आपको देखने को मिलेगी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, ये है। इसके अलावा आहार अनुदान योजना जो है 2017 में स्टार्ट हुई थी, ये जनजातीय महिलाओं से संबंधित है। देवारण्य योजना है, सिकिल सेल उन्मूलन मिशन है, चरण पादुका योजना है। स्वरोजगार एवं कौशल विकास संबंधी क्या क्या है तो तंट्या भील स्वरोजगार योजना है, 2013 में आई थी। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना है जो 2022 में आई थी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है। फिर इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना जो है ये भी 6 सितंबर 2022 को आई थी। तो ये स्वरोजगार एवं कौशल संबंधी है। अब नीतिगत उपबंध क्या है तो राष्ट्रीय जनजातीय नीति 2006 है। इसका उद्देश्य क्या है तो जनजातीय जनसंख्या और सामान्य जनसंख्या के बीच मानव विकास सूचकांक में व्याप्त असमानताओं को दूर करना है। फिर मध्य प्रदेश युवा नीति जो है इसमें 1000 जनजातीय युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपये मानदेय पर फेलोशिप दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश युवा नीति में भी प्रावधान है। फिर संस्थागत उपबंध की बात करें तो संस्थागत आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश, स्थापना 20 अप्रैल 1954। 10 अप्रैल 1965 से इसका मुख्यालय भोपाल में ट्रांसफ़र हो गया है, पहले छिंदवाड़ा में था। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसके अलावा देखें तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम 1994 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय भोपाल में है। फिर है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका मुख्यालय भोपाल में, स्थापना 24 में 1995 को हुई थी। तो ये हमने देखा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दे और सरकारी प्रयास। अब हम आगे देखते हैं अनुसूचित जातियों से संबंधित मुद्दे और उनके लिए प्रयास क्या किए गए हैं। तो अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है साइमन कमीशन द्वारा जो है किया गया था और 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही ये शब्द जो है अस्तित्व में आया। अब ये क्या है तो ये वे जाति है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत निहित प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जाति के साथ अधिसूचित किया गया है। फिर अगर हम अनुसूचित जातियों की स्थिति देखें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या प्रतिशत 15.6 है। सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत उज्जैन में है, न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ में है, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत भी झाबुआ में है। फिर इनसे संबंधित मुद्दे देखते हैं तो वही मुद्दे
को हम बांट देते हैं। सामाजिक मुद्दे क्या क्या, आर्थिक क्या है, राजनीतिक क्या है, शैक्षणिक क्या है और धार्मिक क्या है। तो सबसे पहले सामाजिक मुद्दे, तो वही सामाजिक भेदभाव में अस्पृश्यता हो जाएगा, समाज में निम्नतम स्थिति है, निवास की समस्या हो जाएगी, कलंक एवं सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ये सारे सामाजिक मुद्दे हो जाएंगे। आर्थिक मुद्दे, नौकरी एवं रोजगार में भेदभाव होता है, ऋण एवं वित्तीय सेवाओं की सीमित पहुँच है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, ऋणग्रस्तता देखने को मिलती है। राजनीतिक मुद्दे क्या है, तो राजनीति में प्रतिनिधित्व का अभाव है, नीतियों एवं योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होता, राजनीतिक पार्टियों में अनुसूचित जाति के सदस्यों के प्रति भेदभाव होता है। इसके अलावा शैक्षणिक मुद्दों की बात करें तो परंपरागत रूप से अस्पृश्य शिक्षा प्राप्त करने से वंचित थे, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं के उपयोग की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा निरक्षरता या बोल सकते हैं कि साक्षरता की कमी, इनमें बहुत साक्षरता प्रतिशत की कमी है। धार्मिक मुद्दों की बात करें तो मंदिर एवं धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर प्रतिबंध है, धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने से वंचित रहना, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में हाशिए पर रहना, या इनको धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में ज़्यादातर शामिल नहीं किया जाता है। तो ये इनके मुद्दे हो जाएंगे। अब इनके लिए क्या क्या उपबंध किए गए, तो वही संवैधानिक उपबंध है, विधिक है, योजनागत है, संस्थागत है, अन्य है। तो संवैधानिक उपबंध जो 341 में अनुसूचित जातियों का उल्लेख है, 366-24 में परिभाषा दी गई है इनकी, फिर अनुच्छेद 15, 16, 17, अनुच्छेद 46 इनके लिए प्रावधान किया गया है। फिर 330 में लोकसभा में आरक्षण है, 332 में विधानसभा में, 243D में पंचायतों में आरक्षण है और 243 में नगर पालिका में आरक्षण है। इसके अलावा विधिक प्रयास वही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन 2018 में हुआ है। हाथ से मेला ढोने वाले के नियोजन का प्रतिशत एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 भी आया था। योजनागत प्रयास में देखेंगे तो कई सारी योजनाएं इनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना 2012-13, एससी के प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को विशेष गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006-7, उद्देश्य क्या है, तो एससी लड़कियों के स्कूल में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये 11 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। फिर संस्थागत प्रयास की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग है। ठीक है, तो ये इनके लिए कुछ उपबंध किए गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जुड़े रहिए, इस पर आगे और वीडियो आएंगे। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।